चलो भाई। तो चैप्टर चल रहा था आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया पूरा? इक्वेशन तो सवाल है। बढ़िया पढ़ा रहे होंगे। अब तो मैं ये कितने लेक्चर बदलते हैं? 10 मिनट। 10 लेक्चर, 10 ही लेक्चर, 10 कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वेश्चन दिखाना कौन करते हैं? चलिए, मुझे जो चैप्टर कराना है वो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। बिल्कुल। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसको बोलते हैं क्रमचय और संचय। आपने तो पढ़ा नहीं होगा। आपने पढ़ा? क्या जानते हो क्रमचय और संचय में? नहीं? क्या होता है? फैक्टोरियल और क्या कहते हैं क्रमचय? देखिए, यहाँ पे दो वर्ड इकट्ठे आ रहे हैं, एक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। एक्चुअल में क्या है, दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेकर के है। ठीक है। वैसे अगर हम इसके हिंदी वर्जन पे जाएं, संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना। और क्रमचय किसी चीज का क्रम के हिसाब से चयन, यानी कि क्रमचय में ये जो वर्ड कर्म आया, इसको मैं अगर इंग्लिश में डिफाइन करूं, ऑर्डर। क्या आया? ऑर्डर। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट। संचय में ऐसा नहीं है, संचय में तो सीधा ये है कि भाई हमें चयन करना है, सिलेक्शन करना है। अब इन दोनों का दूसरा नाम ये समझ लीजिए आप, कि जो परमुटेशन है इसमें अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट। ठीक। और जो हमारा संचय होता है, कॉम्बिनेशन, इसमें हम करते हैं सिलेक्शन। समझे आप? क्रमचय में अरेंजमेंट है और संचय में सिलेक्शन है। नोटेशन की अगर बात करूं, इसका नोटेशन पी है और इसका नोटेशन सी है, जो कि इनके इनिशियल से ही ले लिया। पी फॉर परमुटेशन, सी फॉर कॉम्बिनेशन। ठीक है। यहाँ होता क्या है, आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, उनमें से कुछ को लेकर के या सभी को लेकर के या तो आपको क्रमचय बनाने होते हैं या संचय बनाने। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सपोज करो आपके पास जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट हैं वो मान लिया हमने एन है। ठीक है। और नाउ टेकिंग एट वन टाइम
एक बार में कितनी ले रहे हैं, सपोज करो एक बार में हम ले रहे हैं, मैंने कहा कि आपके पास 10 चीजें हैं, 10 में से 5 लेकर के बने क्रमचों की संख्या या संचों की संख्या। 5 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 3 2 1 कुछ भी हो सकती हैं। एज यूजुअल जितना भी आप समझ लो, ज्यादा में से मतलब टोटल में से ये मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं, मतलब 10 है तो 10 में से 10 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 10 में से 11 पॉसिबल नहीं। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, इसको एन से, और ये नोटेशन है परमुटेशन का। तो जो क्रमचय का फार्मूले हम लिखते हैं वो ऐसे लिखा जाता है एन पी आर। ये जब आप बुक ओपन करके देखोगे ये लिखा हुआ हो, अब से पहले आपको पता नहीं होगा, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो उसमें एनपीआर आपको लिखा मिलेगा। इसी तरह सिलेक्शन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे एनसी आर। ठीक है। तो ये दो चीजें मोटी सी बताई, दो तीन आपको, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें क्रमचय वो संचय, यहाँ क्रम का ध्यान है और यहाँ संचय। संचय को आप दूसरी तरह से मान सकते हैं, इसको कलेक्शन भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं, कलेक्शन भी कह सकते हैं, या सिलेक्शन। और ये इसमें ऑर्डर का हमेशा ध्यान रखना है, इसका मतलब है अरेंजमेंट। परमुटेशन का मीनिंग है अरेंजमेंट समझो एक तरह से, कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन या कलेक्शन। ठीक है। नोटेशन इसका पी है और उसका सी है। अगर हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स एन है और उनमें से एक बार में हम आर ले रहे हैं, तो उसका जो नोटेशन होगा एन पी आर, और इसको बोलते हैं एनसी। इसे आप नोट कर लो छोटा सा अपने नोटबुक में, क्योंकि देखिए अभी मैं परमुटेशन पढ़ाऊंगा पहले, लगभग 2 से 3 लेक्चर परमुटेशन होंगे, फिर कॉम्बिनेशन होगा, फिर जब मिक्स हो जाएंगे दोनों फिर यहाँ से कंफ्यूजन ही हो जाएगा बहुत ज्यादा।
वो टेंजेंट तो से टचिंग अपनी, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी इंटरेस्ट के अगर बुक लोगे स्टार्टिंग में आप कुछ नहीं समझोगे। ये बुक्स तब स्टार्ट होते हैं जब आपका बेसिक पूरा कंप्लीट हो, 12th तक का जब पूरा होता है तब आप यहाँ पे अपना एफर्ट का, ठीक है। अभी इसमें से करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, देखते हो होपलेस हो, ये है क्या होगा, होगा ना सही या नहीं? ठीक है भाई। अब ये इतनी बेसिक जानकारी है, इसे इसलिए ध्यान रखना आपको, ताकि जब भी कभी कंफ्यूजन हो तो हम ध्यान रखें कि हाँ कौन सा अरेंजमेंट है और कौन सा सिलेक्शन या सिलेक्शन है, ठीक है। इससे पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसमें एक आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कोई नंबर एन है ऐसे करके या ऐसे करके, ठीक है ना उसमें। इसको पढ़ते क्या है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एन, ठीक। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम गुणित, ठीक। अगर मैं सामने संख्या लिख दूं आपका क्रम गुणित हो, इसका मतलब क्या हो? क्या करना है? फैक्टर करना, ठीक है। हमें पता है कि हमें फैक्टोरियल का मीनिंग हमें पता सीखा क्या है, लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन कहूँ तो डेफिनेशन ये कहती है कि क्रम से जितनी भी संख्याएं चार तक हैं, प्राकृतिक संख्याएं चार तक जितनी हैं, उन सबका गुणा, कौन कौन सी, वन, टू, थ्री और फोर, इसी को भी फैक्टोरियल फोर बोलते हैं। यानी कि हम वर्ड इंग्लिश का यूज कर रहे हैं क्रम फैक्टोरियल, हिंदी में क्रम गुणित है। क्रम गुणित अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं चार तक हैं उन सबका मल्टीप्लीकेशन, ठीक। मैं आपको लिख रहा हूं कि क्रम गुणित सेवन बोलता हूँ, इसका मतलब क्या है? क्रम गुणित सेवन का मतलब कि एक से लेकर के सात तक की जितनी भी संख्याएं हैं इनका गुणनफल ये होता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? क्रम गुणित सात, अंग्रेजी में पढ़ लो भी इसको फैक्टोरियल सेवन, ठीक है। अगर मैं इसी की बात करूं तो फैक्टोरियल एन की वैल्यू क्या होगी? वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव डॉट डॉट एन माइनस टू, एन माइनस वन और एन, ठीक। लिखते कैसे हैं चलन में इसको? इसको ऐसे लिख देते हैं कि एन फैक्टोरियल का मतलब कि एन पलट दिया इसको, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, डॉट 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 जाएंगे कहाँ तक? वन। समझ में आया वन तक क्यों जा रहे? क्योंकि इसके मीनिंग ही यही है कि जिस संख्या का फैक्टोरियल कर रहे हैं उस संख्या तक एक से लेके जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका सबका गुणनफल ही फैक्टोरियल एन हमारा होता है। क्लियर हुआ फैक्टोरियल? देखिए ये जो चैप्टर है आसान चैप्टर नहीं, समझना इसलिए जरूरी है कि इस चैप्टर को परमुटेशन कॉम्बिनेशन को समझोगे तभी आगे पे प्रोबेबिलिटी कर पाओगे। क्योंकि वहां पे ये समझो इसका एक पार्ट सारा यूज होता है प्रोबेबिलिटी निकालने। पिछला जो था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें ज्यादा सोचना नहीं, क्वेश्चन था कैलकुलेशन करनी मल्टीप्लिंग, वो आसान चैप्टर थे। लेकिन यहाँ जैसा चैप्टर मेरे पास पहला था सेट रिलेशन फंक्शन का, ये उसी तरह का है। इसमें दिखेगा कुछ और होना है इसमें कुछ।
अब आते हैं आपके परम्यूटेशन। दूसरी बात कही थी इसके, क्या होता है इसमें? अरेंजमेंट। ठीक है। मेहमान भी घर पे आ जाते हैं तो मेहमानों का भी अरेंजमेंट करते हैं, भाई अरेंजमेंट करना, प्रबंध करना, इनकी व्यवस्था करनी। ये भी डिसाइड हो जाता है कौन कहाँ सोएगा। सारी चीजें है नहीं भाई, खाने में क्या क्या बनाना है, इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं। अब ये है क्या वास्तव में परम्यूटेशन? मान लिया हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी। ठीक है। और वो कहता है कि इन तीन में से दो लेकर कितने अरेंजमेंट बनेंगे, ये बताओ। कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? तीन है, तीन में से दो ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ए बी भी ले सकते हैं, बी सी भी ले सकते हैं, और सी ए भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी बन सकता है? नहीं बन सकता है। डी ए भी हो सकता है, बी, क्योंकि यहाँ ऑर्डर का महत्व है। अगर ए पहला आया बी बाद में, और इसमें बी पहले इसमें ए बाद में, ये दोनों इक्वल नहीं है। दे आर नॉट इक्वल, दे आर डिफरेंट। तो ऐसे एक अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? सी भी हो जाएगा, ए सी भी हो जाएगा। कुल कितने अरेंजमेंट हुए? सिक्स अरेंजमेंट। इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट ऐसा नहीं है कि जो बन सके। अब कैसे है इसको अगर आप समझना चाहें अच्छी तरह से, हो मान लिया राम, श्याम और गोविंद। ठीक। तीन लोग हैं। हम ये कहें दिशाओं का ध्यान रखते हुए अरेंजमेंट होगा, भाई ये वो कि कौन किसके पास बैठ सकता है। एक तरीका क्या है? राम और एस ऐसे बैठ जाए, मैं इसको ईस्ट बोलूं, इसको वेस्ट बोल दूं, इसको नॉर्थ और इसको साउथ। ये भी बैठ सकते हैं। राम इधर रहे, श्याम ईस्ट में रहे, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसी तरह श्याम और गोविंद भी हो सकता है, गोविंद और श्याम भी हो सकता है। इसी तरह गोविंद और राम भी हो सकते हैं, राम और गोविंद भी हो सकते हैं। अब देखो कोई एक अरेंजमेंट छूट रहा है जिन्हें दो को लेकर के कोई दिशा छूट रही हो, छूटा तो नहीं कुछ? दिशा तो और भी नहीं है। क्या? ये राम, श्याम वाले किसमें? हाँ पूरा हो रहा है पूरे। पूरे छुटा तो नहीं कुछ भी? नहीं सर नहीं। और जबकि सारों का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। यस सर। इसी को बोलते हैं क्रम से चयन करना, क्रम चय यानी कि परमुटेशन। ठीक है। अगर मैं आपको यही कह देता कि इन तीन में से दो को लेकर के कितनों का सिलेक्शन कर सकते हैं, तीन में से दो को अगर हम छांटे तो कौन कौन से आएंगे छांटने में? ए बी बी सी सी ए। क्या ये भी आ जाएगा? ये तो नहीं आता ना। ग्रुप ही तो बनाए हमने, सिलेक्शन ही तो करा। भाई या तो हम ये दो ले लेंगे, मैं कहता हूँ ये तीन है, राम श्याम गोविंद, मैं अपने साथ दो को लेके जाऊंगा। बताओ इनमें से छांटने के, इनके कलेक्शन करने के, सिलेक्शन करने के कितने प्रकार होंगे? मैं छांटता हूँ भाई, मैं तो ये तो राम या श्याम को लेके जाऊंगा, या श्याम या गोविंद को लेके जा रहा, या गोविंद या राम को लेके जा रहा। भैया तो दो का जोड़ा ये होगा या ये होगा या ये होगा। अब मैं जब दो दोस्तों को अपने साथ लेके जा रहा, मैं कहूँ गोविंद राम को लेके जा रहा है या राम या गोविंद को लेके जा रहा, बात एक है अलग अलग है? एक ही है। समझ रहे सिलेक्शन में? जब बात अरेंजमेंट की होगी कहीं पे, मान लिया कोई सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो वहां क्या लगेगा? परमुटेशन लगेगा। जब किसी चीजों को ले करके उनमें से हमें कुछ छांटनी है, सिलेक्शन करना है, ग्रुपिंग करनी है, तो वहां क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन। 12th पास बच्चा कर लेता है लेकिन उसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंफ्यूजन दूर नहीं है। पहली बात तो 50% की तो समझ नहीं आती।
छोड़ ही दें कि एक आधा क्वेश्चन आएगा, क्यों टेंशन लें। जैसा पहला चैप्टर था ना, उसको स्किप करते हैं स्कूल वाले, इसको भी लगभग स्किप कर देते हैं। और इसके बाद जो प्रोबेबिलिटी है, इतना तो सेशन नहीं खत्म होला तो प्रोबेबिलिटी होती है। 3 चैप्टर ये सबसे मतलब बच्चे के लिए एकदम नए लगते हैं जब आईआईटी जेई की तैयारी में बच्चा जाता है, कि हमने तो इसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं था अब तक। समझ रहे? तो य- यहाँ आप शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि ये जो पूरा है, ये तो परमुटेशन बनाया मैंने। ठीक। और जो पर्टिकुलर एक सेट, या तो ये ले लो या ये ले लो, या आपका कॉम्बिनेशन। ठीक है। हाँ, नोट कर लो इसको। क्योंकि इसमें दिक्कत यही है, इसमें अगर कंफ्यूजन क्लियर हो जाए इसका, कि आगे जब आप क्वेश्चन करोगे आपको समझ में यही नहीं आने का कि इसमें करना क्या है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे लिखे हुए, जहाँ एनसीआर एनपीआर लिखे हुए इक्वल है, वैल्यू है, तो फाइंड करना आसान। लेकिन जब वो आगे क्वेश्चन देगा कि एक बैग में इतनी बॉल है, दूसरे बैग में इतनी बॉल है, दोनों को में से एक एक बॉल निकालने का विधिया बताइए। 3 में से 3 को लेकर कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? कौन सा? सबसेट बना रहेगा। या इन सीटिंग अरेंजमेंट के अलावा कोई और हो सकता है? देखो एक मैनुअली चेक करो। फार्मूला छोड़ दो, अभी फार्मूला नहीं मैं सिखा रहा। जब फार्मूले पे आएंगे फिर फार्मूलों की बात करेंगे। अभी तो उसका कंसेप्ट समझ लो अच्छी तरह से। ए बी सी बैठ जाए सीधे सीधे। ए को हमने फिक्स रखा, सी और बी को चेंज कर दिया आपस में। फिर हमने बी को पहले रख लिया, फिर सी और ए को। फिर बी ए सी। इसी तरह प्लस सी, फिर सी के साथ ए बी, और फिर सी के साथ डी बी। क्या कोई वैल्यू ऐसी बची हुई है जो कोई एक दूसरे के पास ना हो? कहीं कहीं ना कहीं है।
समझे? क्योंकि अगर हम किसी एक की पोजीशन फिक्स करते हैं, बाकी कितने बचे? दो। दो को दो बारी तो चेंज कर सके भैया, तो वो उसके पास बैठे या उससे दूर बैठ जाए जा। ठीक है। कुल मिला के इसकी संख्या हमारी कितनी आई? 6। ठीक है। जब जितने ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हों और उनके लिए उतनी ही सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि उनको सबको लेकर अगर अरेंजमेंट करना हो, तो उस स्थिति में उसका होता है फैक्टोरियल। इसमें तीन ऑब्जेक्ट सिर्फ तीनों ले लिए तो फैक्टोरियल 3 आएगा। दैट इज 3 into 2 into 1 इक्वल टू 6 अरेंज। अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं और n को n तरह से अरेंज करना है तो फैक्टोरियल n हो। क्लियर है? अगर मैं कहता तीन में से दो लेकर के, तो फिर हमारा लागू होता है 3p2। फिर हम इसमें अप्लाई कर देते 12। इसका आंसर भी 6 ही आएगा। देख लो, फैक्टोरियल 3/3 - 2 फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 6 आ गया। फैक्टोरियल 3 में से दो गए एक, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? 6। वो उसका सौभाग्य है कि 3 में से 3 ले रहे तब कितना आ रहा, 3 में से 2 लेकर ले रहे तब भी यही आ। ये तो लिख लिया था ना सारा। अब हमारा एक है गणना का मूल सिद्धांत, फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। फंडामेंटल काउंटिंग यानी कि क्रमचयन है काउंटिंग का क्या प्रिंसिपल है। ठीक है। यहाँ पे ये कहता है कि अगर कोई ऑपरेशन, ऑपरेशन पेट वाला नहीं, प्लस माइनस, कोई भी ऑपरेशन, कोई काम कह लो, ठीक है, कोई काम, कोई कार्य है, अगर हमारा एम तरह से कर सकते हैं, तो एक काम दिया इसको हम एम तरह से कर सकते हैं और फिर इसके बाद हम दूसरा काम करते हैं। इस काम के जितने तरीके दिए हुए हैं उनमें से हमने एक तरीके से तो वो काम कर लिया। ठीक। उसके बाद फिर हमें जो दूसरा कार्य है उसको एन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो उस काम के करने के जो कुल तरीके होंगे, उस काम को, उस ऑपरेशन को, जो कुल तरीके होंगे वो एम इंटू एन होंगे। समझ रहे? जबकि ये एक काम किया, एम विधि थी, लेकिन उन एम विधियों में से किसी एक विधि से हमने वो कर लिया। उसके बाद फिर हमने कौन सा काम किया? एन। तो उस काम के करने के जो टोटल विधियां होंगी वो एम गुना एन। ठीक है। का एक एग्जाम्पल समझ लो आप। ये दिल्ली है, ये ठीक है। एक व्यक्ति यहां से यहां तक चार रास्तों से जा सकता है। अब वो चाहे ट्रेन से जा रहा है चाहे, मतलब चार रास्तों से जा सकता है, लेकिन जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते से वापस नहीं आ।
मान लिया इससे गया तो इससे वापस नहीं आएगा, इन तीन से आ सकता है। ठीक। तो उसके दिल्ली से मुंबई तक जाकर जाकर वापिस आने के कुल कितने प्रकार हुए? समझो। हैं? दिल्ली से मुंबई जाएगा और फिर वापिस दिल्ली आना, गो बैक। ठीक। तो दिल्ली से मुंबई जाकर और फिर वापस लौटने की कुल कितनी विधियां हैं? हैं? देखो, जाने के कितने रास्ते हैं उसके? हम्म। चार। और आने के तीन, क्योंकि एक तो बैन कर दिया। एक काम चार तरीके से हो सकता है, दूसरा काम, ठीक, हमने कहा था कि जो चार तरीके हैं उनमें से एक काम तो हो चुका ना, किसी एक रास्ते से तो गया। फिर वो उसके बाद उनने क्या किया, पहले गया जब भी तो वापस आया। तो दोनों काम साथ साथ हुए ना, एक के बाद एक हुआ ना काम। तो उस स्थिति में उसके जो टोटल वापस आने की विधियां होंगी नहीं? देख लो। इससे गया, इससे भी वापस आ सकता है, इससे भी वापस आ सकता है, इससे भी वापस। कितनी विधियां होगी? तीन तो ये होगी। इसके बाद इससे गया, इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, इससे भी आएगा, कितने हो गए? तीन ही होगा तरीका। फिर इससे गया, इसके कितने तरीके होंगे? फिर इससे गया, फिर कितने तरीके हो गए? थ्री फोर जा 12। ये रीजनिंग में भी यूज होता है कंसेप्ट। ये रीजनिंग में भी काम आता है, जब एप्टीट्यूड अगर हमारा टेस्ट होते हैं उसमें भी होता है। नोट करो इतनी चीज।
एक क्वेश्चन है कि तीन विद्यार्थी किसी शहर में आते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, जहां पर चार कॉलेज हों। बताओ वे कितने प्रकार से कॉलेज में प्रवेश कर सकते हैं, जबकि प्रत्येक विद्यार्थी भिन्न भिन्न कॉलेजों कॉलेजों में प्रवेश लेना चाहते हैं। ठीक है। आपके चार कॉलेज हैं। ठीक है। तीन स्टूडेंट हैं जिन्हें एडमिशन लेना है इन चार कॉलेज में। पहली कंडीशन तो ये है कि दो का एडमिशन एक में नहीं होगा, तीनों अलग अलग में जाए। ठीक है। तो कह रहा है कि कितने प्रकार से ये एडमिशन ले सकते हैं। ये तीनों इन पहले तीन में भी ले सकते हैं, बाद के तीन में ले सकते हैं, इसे छोड़ दें इसमें इसमें भी ले सकते हैं, इसे छोड़ के इसमें इसमें ले सकते हैं। तो इस तरह के बहुत से अरेंजमेंट होंगे और वही हमें फाइंड आउट करने की किस तरीके तरीका क्या है। एडमिशन तो न लेना। ठीक। ये जो तीन है, इनमें से जो पहला है इसके सामने कितने ऑप्शन है? चार हैं। दूसरे वाले के सामने कितने ऑप्शन है? अगर इसने एडमिशन ले लिया है तो फिर आगे कितने ऑप्शन बचेंगे उस पर? और इसके पास कितने ऑप्शन है? दो। दो होते हैं। ऑप्शन हमने लिख लिया कि किसके सामने कितने। अभी आगे एक थ्योरम बताऊंगा, वहां पे मैं एडिशन करता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन का बताया। अब हम ये देख रहे हैं कि सिंपली कि मल्टीप्लिकेशन होगी क्यों। लिखने को तो मैं सिंपल लिख दूंगा, मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन क्यों? हमने बताया था कि यदि दो ऑपरेशंस, एक पहले हुआ एम विधियों से हो रहा था, एक कार्य एम विधि से दूसरा एन विधि से, दोनों के साथ साथ होने की जो क्रिया थी वो एम गुणा एन थी। लेकिन हमने कहा था कि जितनी एम विधियां उनमें से पहले एक विधि से हो गया हो तभी तो मल्टीप्लिकेशन होगी। अब मान लिया इस बच्चे ने के सामने चार ऑप्शन थे। अब इसने एडमिशन तो ले लिया ना किसी एक स्कूल में, बाकी फिर अगली क्रिया फिर दूसरे ने की। फिर जब इसका भी एडमिशन हो गया फिर अगली तीसरी क्रिया हुई। तो इसके घटित होने के बाद ये हुई और इसके घटित होने के बाद ये घटित हुई, इसलिए इनके बीच मल्टीप्लिकेशन हुई। समझे? तो फिर कितने अरेंजमेंट हुए? 20। ये लॉजिक इसलिए बता रहा, फार्मूले से दूर रहो। फार्मूले वाले जितने भी क्वेश्चन एनसीआर एनपीआर वाले वो बहुत आसान। वो तो सिंपल है, मैथमेटिक्स मान लो आप, कैलकुलेशन। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन भी जो दिखता रहेगा वो लैंग्वेज वाले ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम। अभी हमने कौन सा प्रिंसिपल पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले? फंडामेंटल काउंटिंग। अब पढ़ते हैं एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन को हिंदी में बोलते हैं योग सिद्धांत। ठीक है। अगर दो क्रियाएं एम तथा एन विधियों से पूर्ण होती हैं, एक एक्शन ये है, क्रिया मान लो, दूसरा एक्शन ये है, ये एन तरीके से हो रही है और ये एन तरीके से हो रही है, और दोनों अपवर्जक हैं। क्या है दोनों? अब अपवर्जक बताइए किसी को कहते हैं। अगर आप सेल्फ बुक स्टडी करोगे, अगर आपको इस वर्ड का नहीं पता, अंग्रेजी में इसको बोल देते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आगे क्या समझोगे बताइए। परस्पर अपवर्जक क्या होते हैं? कंस्टिट्यूएंट सेट क्या होते हैं? सेट तो पढ़ा दिया मैंने, मतलब बोल वाले के अंदर प्लीज ज्वाइन सेट। अच्छा तुम
ये ज्वाइंट है ना। ज्वाइंट का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट मैंने होता है जोड़। कह देना मेरे ज्वाइंटों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द हो रहा। अंग्रेजी में ज्वाइंट बोलते हैं, हिंदी में जोड़ बोलते हैं। ठीक। और डिस्क का मतलब जिसको जोड़ा ना जा सके। ठीक। तो डिसज्वाइंट सेट वो थे जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। ये एक फिगर मैंने बना के आपको दिखाई थी। ये मैंने बताया था ए माइनस बी, ये बताया था ए इंटरसेक्शन बी, और ये बताया था मैंने बी माइनस ए। ये बी माइनस ए था, ये आपका ए माइनस बी था, और मैंने कहा था तीनों सेट जो है डिसज्वाइंट सेट। ठीक है। अगर इन तीनों का यूनियन कर दूं तो ए यूनियन बी के बराबर आ जाता है। और एम भी की थी हमने। ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्रियाएं वो हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो। पहली घटित हो रही या नहीं हो रही उसका दूसरे से कोई संबंध नहीं। तो अगर दो क्रियाएं ऐसी हैं कि एक एनबीसी से हो रही दूसरी एनबीसी से हो रही, आपस में उनका कोई संबंध ऐसा नहीं है, तो उनमें से किसी एक के होने के प्रकार, किसी एक के होने या घटित होने, घटित होने के प्रकार होंगे, टाइप्स होंगे, दे विल बी एन प्लस। ठीक है। ये आपका एडिशन प्रिंसिपल। इसकी मैं डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि डेफिनेशन की आपको जरूरत है। एग्जाम में तो डेफिनेशन पूछ नहीं रहा, सिर्फ समझ लो। अगर दो क्रियाएं, वहां पे दो क्रियाएं ऐसी थी एक के बाद दूसरी घटित हो रही थी, वे जब पहली घटित होगी तभी दूसरी घटित होगी, वहां हमने मल्टीप्लीकेशन की। और यहाँ दो क्रियाएं ऐसी हैं जो दोनों स्वतंत्र हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। और यहीं पे एम एन तक नहीं है, यदि ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं कि एक क्रिया एम तरह से, दूसरी एन, तीसरी पी, चौथी क्यू प्रकार से है, तो उन सारी क्रियाओं में से किसी एक के घटित होने की जो प्रकार होंगे वो एम प्लस एन प्लस पी प्लस क्यू इस तरह से हो जाएगा। यानी कि वहां सीधा मैंने आपको ध्यान रखना, अगर वे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सहवर्जक है, तब उनका एडिशन होगा, मल्टीप्लीकेशन नहीं। लिख लो। नहीं करती है। इन वस्तुओं में से
और वस्तुएं लेकर वस्तुओं में से और वस्तुएं लेकर बने क्रम से ही संख्या वही होती है और स्थानों को एन से भरने। ठीक है, जितनी भी एन वस्तुएं हैं, और यहाँ वस्तुएं जो है सारी डिफरेंट है, सेम नहीं है कि कोई सेम है। अगर सेम होगी तो फिर क्रमचय बन जाएगा। मान लिया मैं कहने लगूं कि 10 फूलों में से 6 फूल ले गए, कितने प्रकार कितनी मालाएं बन सकती हैं, तो वहां क्या हो जाएगा? सं- संचय हो जाएगा ना वहां पे, तो वहां सीधा कलेक्शन तो कर सके, सिलेक्शन तो वहां कुछ नहीं होता ना। एन वस्तुओं में से आर वस्तुएं लेकर बने क्रमचों की संख्या वही होती है जो आर स्थानों को एन से भरने की। देखो, ज्यादा अगर फोकस इस पर रखते हैं लोग, यहाँ तक समझाते हैं, इसे स्किप करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके बाद सीधा फार्मूला ये बता दिया जाता है स्कूलों में। एनपीआर होता है, इसका फार्मूला है, एनपीआर इक्वल टू क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन ई। ये इसका फार्मूला है। चलो भाई, सॉल्यूशन कर लो। ठीक, ऐसा ही हुआ होगा ना, या कुछ और ही बता दो? ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा ध्यान इस पर रखना जो आर स्थानों को एन से भरने की। ठीक है, मान लिया अभी आर स्थान है, का नंबर क्या है? आठ। ठीक, पहला दूसरा तीसरा, ये पहला स्थान, ये दूसरा है, तीसरा है। ये जो पहला स्थान है, इसके सामने कितने चॉइस हैं? कितनी वस्तुएं रखी जा कौन सी वस्तु रखी जा सकती है इसके सामने? कितनी चॉइस है इसके सामने? आर आर जो इधर एन वस्तुएं हैं। क्लियर है, मैंने लिख दिया ना। और आर स्थान है। बात कर रहा हूं पहले स्थान पे, कितनी वस्तु रखी जा सकती हैं? एन। कोई सी भी रख सकते हैं एन वस्तुओं में से, या नहीं रख सकते? दूसरे स्थान पे एन, एन माइनस एन की पावर, पहले स्थान पे एन रख दी। अब दूसरा स्थान है, इस पे कितनी वस्तुएं रख सकते हैं? कितनी आगे वस्तुएं बची जिनमें से हम छांट सकते हैं? -1। ठीक है, एक तो यहाँ आएगी, तो यहाँ कितनी बचेंगी? हम्म ठीक है, ये हमारा आर लेसन एन ऑब्जेक्ट है, इनमें से आर हमने बताया कि एन वस्तुओं में से आर वस्तु लेकर जो क्रमचों की संख्या होती है वो वही होती है जो आर स्थानों को एन वस्तुओं से भरने। ठीक है, तो जो पहले स्थान पे है उसके सामने चॉइसेस एन है, दूसरे स्थान के लिए, तीसरे स्थान के लिए, यहाँ तक का तो पहला आसान से। यहाँ 1 है तो यहाँ एक तरह से 0 आ रहा, या 2 है तो एन में से कितना कम हो रहा? -1। 1 कम हो रहा। यहाँ 3 है तो यहाँ कितना कम हो रहा? यानी कि 1 कम हो रहा।
अर्थ वाले के लिए टर्म क्या आ जाएगी, एन माइनस आर माइनस वन आ जाएगी, नहीं ये बात है भाई। जब पोजीशन हम स्थान की बात कर रहे हैं, तीसरे स्थान पे हम दो कम कर रहे हैं, चौथे पे कितना कम करेंगे, एन माइनस थ्री कम कर देंगे। ये तो कर रहे हैं ना एक कम इससे। अगर यहाँ आर है तो इसमें से आर माइनस वन कम करेंगे ना। ये चीज पकड़ में आई। ये आपकी बाइनोमियल थ्योरम में बहुत काम आएगी, जब सीरीज पढ़ोगे ना आप सारी, तो उनमें बहुत काम है ये काम। समझ में आ गया। ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दी, ठीक है। एन वस्तुओं में से आर वस्तु लेकर बने क्रमचों की संख्या वही है जो आर स्थानों को एन वस्तुओं से भरने भर रहे हम। आर स्थान थे, एन वस्तु हमने इस तरह से लिख कर भर दी। जब यहाँ इसके सारे चॉइस पूरी होगी, उसी के बाद तो नेक्स्ट आगे गए हम एन माइनस वन, सबकी क्या हो जाएगी, हो जाएगी नहीं। मल्टीप्लीकेशन करने पे हमारा आ रहा है एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट 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 एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है। ये हमारी होगी क्रमच्यों की संख्या। क्या होगी, क्रमच्यों की एक्चुअली जो संख्या होती है एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डैश डैश एन माइनस आर प्लस वन। आगे क्या किया, मैं ये कर देता हूँ, एन माइनस आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल की मल्टीप्लीकेशन ऊपर नीचे कर सकते हैं। एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस आर, इसके बाद की नेक्स्ट टर्म है ना, अगर इसमें से माइनस वन करेंगे तो एन माइनस आर आ जाएगी। आगे एन माइनस आर डैश 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 कहाँ तक जाएगी, यहाँ थ्री टू वन तक जाएगी नहीं, बताओ जाएगी नहीं जाएगी। जैसे हमने फैक्टोरियल एन माइनस वार की मल्टीप्लीकेशन की, इसको मैं यहाँ से फैक्टोरियल हटा दूं, क्या वन तक नहीं जाएगा ये, बताओ। एन माइनस आर कोई भी फैक्टोरियल किसी का भी है, वो जाना कहाँ, एंड कहाँ होगा उसका। अगली टर्म इसकी मैं लिख दूं एन माइनस आर माइनस वन एन माइनस आर प्लस टू, इस तरह से जैसे जैसे माइनस करते चले जाएंगे ना हम, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड सोन करते हुए जाना कहाँ, वन पे। तो क्या मैं एन माइनस आर फैक्टोरियल को इससे आगे की टर्म करके से डॉट डॉट करके वन लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख दिया। इसके बाद आ जाइए एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, बीच बीच में डैश डैश करके चला जाए, थ्री टू वन तक पहुंच गए। तो ऊपर लेके सारी वैल्यू क्या हुई, फैक्टोरियल एन है ना, और नीचे क्या आया था, आर फैक्टोरियल, और इसी को हम बोलते हैं एन। ये समझ में आया फार्मूला कैसे आ रहा है, इसे नोट करो, यहाँ भी देखो और घर पे भी एक बार जरूर जाके देखना से। ये फार्मूले का डेरिवेशन अगर आपने समझ लिया तो समझो कि 20% फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन को आपको समझ में आ जाए। अब जो इसमें फंसे रहे तो फिर आपका फंस गए, इसलिए चाहिए तो दोबारा पूछ ले।
ये अच्छा लगता होगा या नहीं रहा बच्चे 11th का है पर एक तो बीस आता है 11th का ही आगे बढ़ो हमने पढ़ा एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन और एन माइनस आर इक्वल टू एन आर इक्वल टू एन एन पी एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन एन माइनस फैक्टोरियल फैक्टोरियल एन नॉन फैक्टोरियल जीरो ठीक है एन पी एन क्या होता है एन से एन लेकर बने क्रमचयों की संख्या कितनी होती है अगर एन ऑब्जेक्ट है और सारों को लेकर जो बने क्रमचयों की संख्या होती है फैक्टोरियल एन ही होती है ना जैसे तीन में से तीन लेकर हमने कितनी बनाई थी फैक्टोरियल थ्री बनाया था नहीं हाँ जो क्रमचय बने थे छह ही तो बने थे तो फैक्टोरियल थ्री बता देना मैंने थ्री टू ठीक है इक्वल टू क्या होगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल जीरो जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा वन कहने का सार ये है कि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन होगी ठीक दूसरा स्टेप एक एन इक्वल टू थ्री इसमें अगर हम क्या रखते हैं पहली कंडीशन तो ये थी कि वैल्यू निकाल दी अगर एन इक्वल टू क्या रखते हैं हम जीरो जीरो पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल जीरो और जीरो माइनस फैक्टोरियल आर ठीक तो आगे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू कितनी होगी इसमें लिख सकते हैं माइनस आर फैक्टोरियल जीरो पी आर अगर हम एन पी आर लिखते हैं तो क्या लिखते थे एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू ऐसे लिखते थे ना तो क्या है जीरो पी आर को हम जीरो इंटू जीरो माइनस वन जीरो माइनस टू डॉट डॉट करके कहीं तक भी जाए वन अपॉन ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते ठीक है जब जीरो की मल्टीप्ली अब यहाँ जो है माइनस क्वांटिटी कुछ भी आती रहे जब जीरो की मल्टीप्लीकेशन होगी तो सारा साइड कितनी होगी जीरो ठीक रिलेशन का ध्यान रखो इससे क्या निकलेगा माइनस आर फैक्टोरियल की वैल्यू इनफाइनाइट या अनडिफाइनाइट समझ रहे फॉर्मूले से आ रही ना मैं डायरेक्ट आपको बता देता कि फैक्टर जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है वन है माइनस आर की फैक्टोरियल अनडिफाइन है जो मजा ना आता अब आपके सामने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया इसे नोट कर लो 11th 12th में ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए ये साइड पढ़ाया ना आपने इसमें हेडिंग हेडिंग होता है ये ऐसे होएगा ये ऐसे होगा बस
खत्म किया। 11 12 मैं अच्छी तरह पढ़ा दिया जाए ना। 11 12 का मैथ, वो जितना भी सिलेबस है ना मैथ का वो सब घर बैठ चुका। लेकिन अगर 11 12 वीक है तो वो गलत है। Can happen that E equal to unity power is 1 3 5 minus 1। देखो करने की कोशिश, इसके बराबर ये प्रूव करोगे। हाँ भाई पूजा सैनी, विल यू ट्राई। 2 n इक्वल टू ये प्रूव है। ये यूपी बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है 12th का। कराऊं? चल, ये, हाँ, हमारा तो एक्स में सुधार हो गया, मुझे एन में करना पड़ता है। चलिए,
फार्मूला अप्लाई करते हैं। 2n, pn का जो फार्मूला है, फैक्टोरियल 2n अपॉन 2n माइनस n फैक्टोरियल। लिख सकते हैं आप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। छोटे बच्चे लिखते हैं ऐसा, आप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। इससे ये आ गया तो समझ में आ रहा। ठीक, इससे इसको कैंसिल कर सकता हूँ मैं? कर सकता हूँ नहीं? नहीं कर सकता। अगर ध्यान दो, ये जो फैक्टोरियल है पूरे 2n पे है। अब इसमें चाहे ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ, आई समझ में? ऊपर की जो चीज होती है इसको पूरे के साथ फैक्टोरियल। 8 को मैं 2 into 4 लिख सकता हूँ। इसको ब्रैकेट हटा के ऐसे लिख सकता हूँ। क्या इस स्थिति में ये कैंसिल करना ठीक होगा? फैक्टोरियल 8 की वैल्यू देखो, जो एक्चुअली में उसका सोल्यूशन होगा। यहाँ फैक्टोरियल 4 पर रोक दो और फैक्टोरियल कैंसिल, यानी कि इतना हम घोटाला कर दिया समझो। माना तो इतना, लेकिन यहाँ बचा क्या? 2। इसलिए मैंने कैंसिल करके दिखाया जो करते हैं यार। ठीक, अगर डाउट है आपको तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 2n फैक्टोरियल। ठीक, चलते हैं। 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस डॉट 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 3 2 जाएंगे नहीं, फैक्टोरियल n इंटू n-1, n-2, n-3 डॉट डॉट 3 2। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, जो नीचे है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ऊपर वाले में 2n है ना? श्योर हो इस चीज को? क्योंकि 1 से लेकर 2n तक जाना तो 2n ही है। चल, यहाँ मैं जो 2n टर्म है इनमें से n अलग अलग कर लेता हूँ। कौन सी करता हूँ? एक तो मैं करता हूँ 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4 भी होगी n टर्म। ठीक, 4 2 क्लियर। एक तो मैंने इसमें निकाल ली। अब यहाँ से क्या बची? 2n-1, 2n-3 डैश करके कर सकता हूँ नहीं? क्या किया, जो इवेंट टर्म है एक अलग एक साथ, और जो ऑड टर्म है वो एक साथ। n into n-1, n-2 डैश 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 3 2 1। क्लियर। कॉमन ले लूं इसमें से। एक 2 तो मैंने यहां से कॉमन लिया, एक 2 यहां से भी ले सकता हूँ। भाई इसमें से कॉमन 2n है, 2 कॉमन ले लिया तो n बच गया। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया? n-1। यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो क्या बच गया? n-2। एक 2 मैंने यहाँ कॉमन लिया, डैश डैश कुल मिला के कितने? एक 2 यहाँ से कॉमन लिया तो कितने कॉमन आए हैं? n कॉमन हो गए ना? n2 कॉमन है ना? एक 2 तो इससे आया। ठीक, एक 2 इससे आया, एक 2 इससे आया। कहां तक आओगा? एन टर्म से। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा था? n। यहाँ क्या बचा?
यहाँ क्या बचा? यहाँ क्या बचा था? टू। और यहाँ वन। ये लिखा तो एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, डैश 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 थ्री टू वन। आगे ये लिख लो, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस थ्री, डैश डैश थ्री और वन। सारी पावर कितनी हो जाएंगी जुड़ गए हैं? टू की पावर एन हो जाएगी ना। इस वाली टर्म से ये वाली कैंसिल हो जाएगी ना सारी। क्या बचेगा? टू एन माइनस वन, टू एन माइनस थ्री, थ्री वन। वन थ्री से स्टार्ट होगी ना, जो कि तो वही बन गया। वही टू की पावर है ना।
फिर नोट कर दो करके लाने हैं आपको। एन पी सिक्स इक्वल टू थर्टी इंटू एन पी फोर, एन का मान थर्टी फोर की वैल्यू निकाल। अगले दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। दो मिनट से एक रेल के लिख देंगे। दो मिनट से एक रेल के लिख देंगे। 6 जगह खाली हैं। 6 जगह खाली है, इसलिए है तो एंट्री कर बताओगे कितने भिन्न भिन्न प्रकार से बैठ सकते हैं। कितने भिन्न भिन्न प्रकार से बैठ सकते हैं। क्वेश्चन और लिख दीजिए। 15 इक्वल टू 15 इक्वल टू 27 2,730 और मान कर पे कर पाना है। और जो भी बुक्स आप हेल्पिंग बुक है कि 11 12 की चीजों परम्यूटेशन परम्यूटेशन, ठीक है। 4 तो लेक्चर में बेसिक नहीं करनी है इसमें कुछ।
समझ में आया जो पढ़ाया?